कल हमारा एक टॉपिक रह गया था यूनिट 2 में, यस यहाँ तक कर लिया था हमने, यहाँ तक। तो हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। तो कल मैंने बताया था होमोजीनियस इक्वेशंस कौन सी होती हैं, कैसे पता चलता है, किसी को याद है? यदि मुझे 3 इक्वेशंस दी हैं तो तीनों इक्वेशंस में हमें कैसे पता चलेगा ये इक्वेशन हमारी होमोजीनियस इक्वेशन है या नॉन होमोजीनियस है? मैम किसी भी इक्वेशन का नंबर 0 आएगा तो उसको पता चल जाएगा वो होमोजीनियस। क्या पता क्या हो, देखो फिर से रिपीट करो। मैम किसी भी फर्स्ट इक्वेशन का नंबर पता चल जाएगा जिससे कि वो 0 आ रहा है, तो फिर दूसरा इक्वेशन का पता चल जाएगा वो होमोजीनियस इक्वेशन है। 0 आएगा? कहाँ आएगा 0 फर्स्ट एक इक्वेशन में? मैम फिर से बोले, समझे नहीं। नहीं, मैंने बोला 3 इक्वेशंस दी हुई हैं, ठीक है? तो 3 इक्वेशन मुझे एक्स वाई जेड वेरिएबल में दी हुई हैं, जस्ट लाइक दिस, ये है ना? अब ये बताए ये इक्वेशन होमोजीनियस है कि नॉन होमोजीनियस है? मैम होमोजीनियस इक्वेशन होगा तो। नहीं, ये नॉन होमोजीनियस है। कल बताया था नॉन होमोजीनियस और होमोजीनियस की पहचान कैसे होती है, किसी को याद है? यानी कि बेटा पढ़ाई नहीं करी आप लोगों ने? नो मैम। नो। कल बताया था जब इक्वेशंस की राइट हैंड साइड में 0 वैल्यूज होती हैं, राइट हैंड साइड में यहाँ क्या है, 10, 8, 7, यानी कि राइट हैंड साइड में जब नॉन जीरो वैल्यू होती है तो इक्वेशन होती है नॉन होमोजीनियस, और जब सारी वैल्यूज राइट हैंड साइड में 0 होती हैं तो इक्वेशन होमोजीनियस होती है। दिखा देती हूँ कहाँ बताई थी ये चीज। ये देखें थर्ड पॉइंट, इफ ये 3 इक्वेशंस दी हैं, इफ d1 d2 d3 is equal to 0, their system is said to be homogeneous system of equation. If at least one of d1 d2 d3 is non-zero, then the system is said to be non-homogeneous. तो कल जो हमने मेथड किए थे, चाहे हमने मैट्रिक्स से सॉल्व की इक्वेशन चाहे डिटरमिनेंट से सॉल्व करी, वो हमने नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस के लिए मेथड किए थे। यस, आज हम करेंगे होमोजीनियस के लिए। तो होमोजीनियस के लिए हम कैसे करते हैं देखें। द सिस्टम हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, यदि इक्वेशन हमारी नॉन होमोजीनियस है तो उसका सॉल्यूशन यूनिक होता है, उसे यूनिक को ट्रिवियल भी बोलते हैं। पर होता कब है, इफ डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0, मतलब हमारा पहला स्टेप होता है जो भी इक्वेशंस दी हैं उससे ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करें एंड देन उस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करें। तो आंसर यदि नॉन जीरो आता है तो इक्वेशन का सॉल्यूशन यूनिक होता है, कल भी बताया था। यदि आपका डी नॉट इक्वल टू 0 आता है तो सॉल्यूशन यूनिक होता है, और जब डी नॉट इक्वल टू 0 आता है तो 2 केस होते थे, एक होता था इनफाइनाइट और एक होता था नो सॉल्यूशन, पर वो था नॉन होमोजीनियस इक्वेशन में। पर होमोजीनियस में 2 ही सॉल्यूशन है, या तो यूनिक होगा या फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। तो हम ये कैसे चेक कर सकते हैं, ओनली डिटर्मिनेंट डी की वैल्यू निकाल के, कि वैल्यू यदि 0 आ रही है तो इनफाइनाइट होंगे और नॉन जीरो आ रही है तो यूनिक होंगे। अब देख सकते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। तो 3 इक्वेशन दी है, राइट हैंड साइड में 0 है, दैट मींस इक्वेशन आर होमोजीनियस इक्वेशंस। तो अब हम सबसे पहला स्टेप क्या होता है, ए मैट्रिक्स को फाइंड करना। ए मैट्रिक्स क्या होता है, जो आपकी 3 इक्वेशन दी हुई होती हैं उसके में एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट को एक मैट्रिक्स में जब हम लिखते हैं, तो हमें जब 3 इक्वेशंस दी हैं तो हमारा मैट्रिक्स जो होगा वह 3/3 का होगा, यानी कि 3 रोज 3 कॉलम। ठीक है, तो पहली इक्वेशन के कोफिशिएंट क्या हो गए, 2 - 1 1, दूसरी इक्वेशन के हो गए 3 2 - 1, और थर्ड इक्वेशन के हो गए 1 4 3।
तो ये हमारी मैट्रिक्स आ गई। अब मैट्रिक्स आ गई तो अब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट कौन से मेथड से निकालते हैं? जो आपको 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना बताया था। तो आ गया डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू, जो मैट्रिक्स थी उसे डिटर्मिनेंट में शो कर दिया, फर्स्ट रो से उसे सॉल्व किया, आंसर 40 आया। 40 दैट मीन्स नॉट इक्वल टू 0। तो नॉट इक्वल टू 0 आ गया, यानी कि हम डायरेक्ट कह सकते हैं हैज द सिस्टम हैज अ यूनिक सॉल्यूशन और ट्रिवियल सॉल्यूशन, और उसका आंसर क्या होगा? एक्स वाई जेड तीनों ही वैल्यू 0 होंगी। एक्स वाई जेड की वैल्यू तीनों ही 0 होती हैं यदि आपका सॉल्यूशन यूनिक होता है इन केस ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन। दूसरा एग्जांपल, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन बाय द मैट्रिक्स मेथड। अगेन 3 इक्वेशन दी है, राइट हैंड साइड में 0 है, तो हमारा काम सबसे पहले क्या होता है? ए मैट्रिक्स को फाइंड करना। यस तो हमने ए मैट्रिक्स को फाइंड किया। ए मैट्रिक्स हमने उसी तरीके से फाइंड किया, कोफिशिएंट बनाए। पहली इक्वेशन का कोफिशिएंट है 2 - 1 2, यहाँ पे -2 है, यानी कि इक्वेशन में मिस प्रिंट है। फिर 5 3 -1 एंड 1 5 -5। ठीक है, अब हमें क्या करना है? उसका डिटरमिनेंट निकालना है। इन्होंने दूसरे मेथड से किया हुआ है। आप सिंपल जो मैंने 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट अभी लास्ट क्वेश्चन में सॉल्व करना दिखाया था, वैसे ही सेम आपको डिटरमिनेंट ए की वैल्यू निकालनी है। आपको इसका मेथड फॉलो नहीं करना है कि पहले उसने कोफैक्टर निकाले फिर उसको अरेंज किया। आप डायरेक्ट निकालेंगे जैसे मैंने सिखाया है। ठीक है, तो ए डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे। इस केस में देखिए आंसर आपका डिटरमिनेंट ए का 0 आया है। यस तो आप अपने तरीके से जब डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे और आंसर 0 आ गया, दैट मीन्स सेकंड केस हो गया। सेकंड केस क्या था कि यदि आपका डी 0 आता है, डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आती है, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। अब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने का यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट मेथड है, उसको ध्यान से सुने। तो यदि हमारा डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती है, इट मींस वी कैन से दैट ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। तो यदि क्वेश्चन आ जाए प्रूव दैट these equation satisfy the singular matrix, तो हम यहाँ तक भी करके छोड़ सकते हैं कि यदि हमारा डिटरमिनेंट ए 0 आ जाता है तो दैट मीन्स मैट्रिक्स किस टाइप की हो गई? सिंगुलर मैट्रिक्स हो गई। अब वी कैन रीराइट द फर्स्ट 2 इक्वेशन एज फॉलोज। हम इस जो फर्स्ट 2 इक्वेशंस हैं उसको हम क्या करते हैं? 2 वेरिएबल में चेंज करते हैं, मतलब तीसरा वेरिएबल हम राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, क्योंकि राइट हैंड साइड में 0 है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी? 2x - y इज इक्वल टू -2z। और सेकेंड इक्वेशन क्या बन जाएगी? 5x + 3y इज इक्वल टू z। और इन द मैट्रिक्स फॉर्म, यानी कि 3 इक्वेशंस में से अब मैं 2 इक्वेशन सॉल्व कर रही हूँ, और दोनों इक्वेशन में मैंने क्या किया? थर्ड वेरिएबल को राइट हैंड साइड में ले गई, क्योंकि जब 2 इक्वेशन है तो मुझे 2 ही वेरिएबल फाइंड आउट करने हैं, x और y। अब मैंने इसको जस्ट लाइक जैसे मैं 3 इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखती हूँ, ऐसे ही मैंने 2 इक्वेशन को अब मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा। तो ए मैट्रिक्स क्या हो गई? x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट, यानी कि 2 - 1। सेकेंड इक्वेशन में 5 और 3। जो कैपिटल एक्स मैट्रिक्स होगी वो क्या हो जाएगी? एक्स और वाई वेरिएबल। और जो आपकी राइट हैंड साइड वाली बी मैट्रिक्स होती है वो क्या हो जाएगी? -2z और z, क्योंकि अब राइट हैंड साइड में -2z और z है। तो अब हमने क्या किया? अगेन इसका डिटर्मिनेंट निकाला। ठीक है, वो भी आप अपने ही मेथड से करेंगे। कैसे? ए मैट्रिक्स है 2 - 1 5 3, यानी कि सिंपली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें तो आंसर क्या आएगा? 2 3 जा 6, फिर -5 - 1 -5 माइनस प्लस हो गया, यानी कि 6 + 5 11 आएगा। तो आप देख सकते हैं डिटरमिनेंट ए की वैल्यू इन्होंने दूसरा मेथड किया हुआ है, आप अपने तरीके से निकालें जो बेसिक सिखाया है मैंने। डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 11 आ गई, यानी कि आंसर इज नॉट इक्वल टू 0। हमें नॉट इक्वल टू 0 ही तो लाना था। दैट मीन्स ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यदि हमारा डिटरमिनेंट का आंसर नॉन 0 आता है तो हम ये भी कह सकते हैं कि वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है। अंडरस्टैंड? अब आपको क्या करना है कि अब जो ए मैट्रिक्स है उसका आपको ए इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है? ए इनवर्स। और ए इनवर्स निकालने, अब जो आपने कल सीखी थी मैट्रिक्स वाला मेथड, क्या सीखा था मैट्रिक्स वाला मेथड? ये सीखा था। यदि आपका ए का आंसर
नॉट इक्वल टू 0 आता है, देखें यहाँ पे भी a की वैल्यू 11 आई थी तो नॉट इक्वल टू 0 था, तो हमने क्या कहा था कि a इनवर्स एग्जिस्ट करता है, यानी कि a इनवर्स की वैल्यू निकालनी है। तो कल हमारा 3 ऑर्डर का a मैट्रिक्स था, अब हमारा मैट्रिक्स a जो है वो 2 ऑर्डर का हो चुका है, क्योंकि उसमें 2 रो और 2 कॉलम है। तो हमें a इनवर्स निकालने के लिए 2 चीजें चाहिए होती हैं, एक एडजॉइंट है और दूसरा डिटर्मिनेंट है। तो यहाँ पे इन्होंने वही किया हुआ है। देखें, ए इनवर्स हमें निकालना है, तो ए इनवर्स के लिए इन्होंने ए इनवर्स का फार्मूला लिखा, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट ए हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, ऊपर वो 11 आया है। एडजॉइंट ए क्या बताया है, एडजॉइंट ए कल सिखाया था निकालना, क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। यस, तो आप अपने तरीके से स्टेप बाय स्टेप करना, तो आपका ए इनवर्स का आंसर आ जाएगा। ए इनवर्स का आंसर आने के बाद हम क्या करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं, ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, यानी कि ए इनवर्स और बी की मल्टीप्लाई। एक्स एक्स जो है वो क्या है, कैपिटल एक्स क्या है, हमने यहाँ देखा था, कैपिटल एक्स की वैल्यू लास्ट लाइन में लिखी है, एक्स वाई है, और जो राइट हैंड साइड में -2z और z है वो किसकी वैल्यू होती है, बी की। तो इस इक्वेशन में मैंने तीनों की वैल्यू डाल दी, एक्स की डाल दी एक्स वाई, ए इनवर्स की डाल दी 1/11 और मैट्रिक्स में है 3 1 -5 2 और इनटू बी। अब क्या करते हैं, ए इनवर्स और बी का मल्टीप्लाई करते हैं, एंड देन ए इनवर्स और बी का मल्टीप्लाई का जो आंसर आएगा और जो बाहर 1/11 लिखा है उसे अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपकी एक मैट्रिक्स आ गई। एक मैट्रिक्स आने के बाद अब एक मैट्रिक्स लेफ्ट हैंड साइड में एक्स वाई की लिखी है और राइट हैंड साइड में 2 वैल्यू की लिखी है, बीच में इक्वल का साइन है, यानी कि इक्वालिटी यूज करेंगे तो एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू आ जाएगी। अब x की और y की वैल्यू किसके टर्म्स में आई, z के टर्म्स में आई, क्योंकि मैंने जो इक्वेशन थी 3 वेरिएबल की उसे 2 वेरिएबल में चेंज किया था और राइट हैंड साइड में z वेरिएबल पहुंचा दिया था। तो लेट अस चेक इफ दीज वैल्यूज सेटिस्फाई द थर्ड इक्वेशन। हमने स्टार्टिंग की 2 इक्वेशन लेके सॉल्व किया, यदि हमारी जो एक्स वाई की वैल्यू आएंगे वो थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देंगी, दैट मीन्स हमारे जो सॉल्यूशन है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। कैसे, हमने वी हैव वैल्यू डाल के देखी थर्ड इक्वेशन में, आंसर 0 आ गया, तो दस ऑल द इक्वेशन आर सेटिस्फाइड बाय द वैल्यू, एक्स की जो वैल्यू आई थी वही लिखी, वाई की भी वही लिखी और z की वैल्यू z ही हो गई, क्योंकि हमने फाइंड आउट नहीं किया, z की जगह z ही लिखा है। तो वेयर z इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, हेंस द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो समझ आया कि होमोजीनियस इक्वेशंस को यदि d नॉट इक्वल टू d इक्वल टू 0 आता है तो हम कैसे सॉल्व करते हैं। यस मैम। ओके, क्लियर। तो कल का ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, यानी कि हमारे स्टार्टिंग की 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए। अब आज जो हम पढ़ेंगे यूनिट 3 मैट्रिक्स 2 पढ़ेंगे, मतलब मैट्रिक्स के आगे का पार्ट। अब ये बताएं, कल तक जितना भी दोनों चैप्टर जो पढ़ा है उसमें किसी का डाउट तो नहीं है, किसी को कुछ पूछना तो नहीं है। Am I audible or not? Yes, ma'am, audible. Okay, fine. तो कंटिन्यू करूं? Yes, ma'am. Okay. ये चैप्टर हमारा थोड़ा छोटा है, ठीक है, और आज की क्लास में हमें यही चैप्टर कंप्लीट करना है बस। तो मैं थोड़ी देर पढ़ाऊंगी, फिर 5-10 मिनट का ब्रेक दूंगी, जिससे आप जितना मैंने पढ़ाया उसको रिवाइज करेंगे, कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछेंगे, नहीं तो मैं क्वेश्चन करने को दूंगी फिर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। कल हमें याद हो यदि कि हमने डिटरमिनेंट में जो प्रॉपर्टीज वाला क्वेश्चंस किए थे उसमें हमारे रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन ही यूज हो रहे थे। क्या सिखाया था कॉलम ऑपरेशन और रो ऑपरेशन में, मतलब हम एक इक्वेशन बनाते हैं, जस्ट लाइक कल हमने एक क्वेश्चन किया था, उसमें इक्वेशन बनाई C1 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी कि हमने उसमें कॉलम ऑपरेशन किया कि फर्स्ट कॉलम की वैल्यू हमने चेंज करी तीनों कॉलम को ऐड करके,
दिस इज कॉल्ड द कॉलम ऑपरेशन। पर अब हमें जो पढ़ना है रो ऑपरेशन पढ़ने, मतलब हमें क्वेश्चन में ओनली रो ऑपरेशन ही यूज करने हैं, कॉलम ऑपरेशन यूज नहीं करने हैं। मतलब अब हम रोज को कैसे चेंज कर सकते हैं, जितनी भी हमारी मैट्रिक्स है उसमें जितनी भी रो है तो हमें उसमें क्या करना है। तो an elementary row operation is an operation of any of the following three type, तीन टाइप के होते हैं। पहला स्केलिंग, स्केलिंग मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ रो बाय अ नॉन जीरो कांस्टेंट। कल भी बताया था यदि कोई एक बाहर नंबर लिखा है तो मैं किसी भी रो या किसी भी कॉलम में मल्टीप्लाई करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। तो यदि मुझे लगता है कि मुझे किसी एक नंबर रो या कॉलम को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो मैं मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, इसे बोलते हैं हम स्केलिंग। इंटरचेंज ऑफ टू रो, यदि मुझे किसी दो रो और दो कॉलम को आपस में चेंज करना है, कल बताया था प्रॉपर्टीज में, तो आंसर पे फर्क नहीं पड़ता, बट यहाँ पे हम ओनली रोज को ही चेंज करेंगे। तीसरा है रिप्लेसमेंट, एडिंग वन रो टू द मल्टीपल ऑफ अनदर रो। ये वही हो गया जैसे कल हमने कॉलम में सिखाया था, C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दिया। तो अब आज हम यहाँ क्या कर रहे हैं, रो में करेंगे। तो R1 में यदि मुझे कुछ चेंज करना है तो चाहे मैं R1 में R2 को जोड़ दूं, चाहे R3 को जोड़ दूं, चाहे दोनों को जोड़ दूं, हम कुछ भी कर सकते हैं। Every matrix can be reduced to a triangular matrix by elementary row operations। तो हमें एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से बेसिकली करना क्या है, जो मैट्रिक्स है उसे हमें ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में चेंज करना है। और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कल बताया था डेफिनेशंस में, टाइप ऑफ मैट्रिसेस में, कि दो तरीके की होती हैं, एक होती है अपर ट्रायंगुलर, दूसरी होती है लोअर ट्रायंगुलर। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं डायगोनल से। डायगोनल के यदि ऊपर जीरो होते हैं, तीन जीरो है, 3x3 ऑर्डर का यदि है, तो डायगोनल के ऊपर यदि तीन जीरो है तो वो कहलाता है लोअर ट्रायंगुलर, और डायगोनल के नीचे तीन जीरो है तो वो कहलाता है अपर ट्रायंगुलर। तो हमें आज उसे कन्वर्ट करना है, यानी कि हमें जीरोस बनाने हैं। एवरी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स अभी पीछे सिखाया, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिसका आंसर जीरो नहीं आता है। इज रो इक्विवेलेंट टू अ यूनिट मैट्रिक्स, मतलब कि आपको जो मैट्रिक्स है अब आपको यूनिट मैट्रिक्स में चेंज करनी है, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि डायगोनल के ऊपर और नीचे सारे जीरो बनाने हैं और डायगोनल में सारे क्या बनाने हैं, 1 बनाने हैं। तो मतलब हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है और उस मैट्रिक्स को हमें चेंज करना है, या तो हमें ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में चेंज करना है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करना है। इसके लिए हमें रो ऑपरेशन की नीड होती है। अब क्वेश्चन क्या है, शो दैट द मैट्रिक्स ए इज रो इक्विवेलेंट टू द मैट्रिक्स दिस, मतलब ए मैट्रिक्स गिवन है और इस मैट्रिक्स को मुझे रो ऑपरेशन यूज करके बी मैट्रिक्स में चेंज करना है। अब बी मैट्रिक्स जरा देख के बताएं कौन सी मैट्रिक्स है, डायगोनल के ऊपर जीरो है 3 या नीचे जीरो है? नीचे मैम। मैम नीचे है। तो ये अपर ट्रायंगुलर हुआ, लोअर ट्रायंगुलर हुआ? अपर लोअर लोअर। गुड। नो मैम। यानी कि आपको यदि इन तीन जीरो के अलावा और एक्स्ट्रा जीरो हैं तो वो अपने आप आते हैं रो ऑपरेशन करने में, आपको वो जीरो कन्वर्ट नहीं करने होते हैं। आपको यदि 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो सिर्फ डायगोनल के नीचे जीरो बनाने हैं, यानी कि जो आपका ए मैट्रिक्स है, किसका माइक ऑन है, जो हमारा ए मैट्रिक्स है उसमें बताएं जरा मुझे डायगोनल में कौन कौन से एलिमेंट हैं। डायगोनल के एलिमेंट बताएं, ए मैट्रिक्स में क्या क्या है? आंसर करोगे बेटा तभी समझ आएगा। मैम 159। करेक्ट। और डायगोनल के नीचे क्या एलिमेंट है? 478। करेक्ट। तो मुझे 4 7 8 को जीरो बनाना है, मेरा क्वेश्चन ये है, अंडरस्टैंड। उसके जीरो बनाने में और एलिमेंट भी चेंज होंगे अपने आप, तो बस मेरा फोकस क्या है कि मुझे इन 4 7 8 को जीरो बनाना है, बाकी कोई भी वैल्यू चेंज होती रहे वो आंसर कहलाएगा, अंडरस्टैंड। तो अब मुझे सबसे पहले किसे जीरो बनाना होता है, मुझे सबसे पहले 4 को जीरो बनाना है, दूसरे स्टेप में मुझे 7 को जीरो बनाना है, तीसरे स्टेप में मुझे 8 को जीरो बनाना है।
क्वेश्चन कुछ भी आ जाए, आपको पोजीशन पे ध्यान देना है कि डायगोनल के नीचे 0 यदि बनाने हैं तो पहले 4 वाली पोजीशन पे 0 बनाना है, उस 4 की जगह क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है ना। दूसरा 7 वाली पोजीशन को 0 बनाना है, तीसरा 8 वाली पोजीशन को 0 बनाना है। अंडरस्टैंड। अब हमें ये 0 बनाने कैसे है, अब मुझे 4 को 0 बनाना है, तो 4 को और 7 को, 4 और 7 वाली जो पोजीशन है उसको 0 बनाने के लिए हम रो 1 यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? रो 1। तो पहला स्टेप बता रही हूँ, 4 वाली पोजीशन को यदि 0 बनाना है तो मुझे R1 वाली पोजीशन पे देखना है, R1 वाली में देखना है कि पहला एलिमेंट क्या लिखा है। बताएं भाई, R1 में पहला एलिमेंट क्या लिखा है? 1 लिखा है। यस। अब मुझे 4 को 0 बनाना है। यस। तो 4 और 1 में मैं क्या करूं? इन दो नंबर को ऐड करूंगी तो आंसर क्या आएगा? 5 आएगा, मेरा काम नहीं चलेगा। 4 में से 1 को माइनस करूंगी तो 3 आएगा, मेरा काम नहीं चलेगा। मैम मल्टीप्लाई करेंगे। यस। तो मेरे को 4 को 0 बनाना है, यानी कि मैं 1 को यदि 4 से मल्टीप्लाई कर दूं एंड देन दोनों रोज को माइनस कर दूं तो 4 - 4 0 हो जाएगा। यस मैम। यस। जी मैम। मैं क्या रो ऑपरेशन करूंगी? दिस इज कॉल्ड द रो ऑपरेशन, कि आप इक्वेशन जो बनाते हैं। तो कल भी मैंने समझाया था, जिस रो में मुझे चेंज करना है पहले उसका नाम आता है। मुझे R2 में 4 वाली पोजीशन को चेंज करना है तो R2 लिखा, फिर इज इक्वल टू, फिर से R2 ही लिखते हैं क्योंकि मैंने उस एलिमेंट में अभी कुछ चेंज नहीं किया तो R2 ही लिखा, -4R1 क्योंकि मैंने 1 को 4 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है। तो इक्वेशन बनी R2 इज इक्वल टू R2 - 4R1। अब आप क्या करें, रफ में साइड में पहले R2 के एलिमेंट लिख लें। R2 के एलिमेंट क्या है? 2 3 8 करेक्ट, 4 5 6। आपके पास कॉपी पेन है, आप लिख ले 4 5 6। अब R1 में एलिमेंट क्या है? 1 2 3 1 2 3, बट मैंने लिखा है कि R1 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो 4 से जब R1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो एलिमेंट क्या हो जाएंगे? 4 8 12। यस। अब जो आपने 4 5 6 लिखे थे उसमें से 4 8 12 को माइनस कर दे तो 4 - 4 0 हो गया। फिर 5 - 8 -3 हो गया एंड 6 - 12 -6 हो गया। तो आप देख रहे होंगे सेकंड रो में नए एलिमेंट आ चुके हैं, 0 -3 -6। अब बताएं R2 ऑपरेशन समझ आया या नहीं? जी मैम। वेरी गुड। अब मैंने, हाँ मैम हाँ बोलिए, मैम एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। एक बार रिपीट। यस। मैंने क्या बताया सबसे पहले कि मुझे कौन सी पोजीशन पे 0 बनाना है? सबसे पहले मुझे 4 जहां लिखा है जो पोजीशन है, यानी कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम पे 0 बनाना है। यस। वहां पे क्या नंबर लिखा हुआ है? मेरा 4 लिखा है। ठीक है। उसके जस्ट ऊपर मैं R1 में देखूंगी क्या नंबर लिखा है? 1 लिखा है। तो 4 और 1 आपस में कैसे 0 हो सकते हैं? यदि मैं 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं और दोनों को माइनस कर दूं तो आंसर 0 आ जाएगा। तो इट मींस मैं यहाँ पे नंबर की प्लस माइनस मन में करके देखती हूँ और रो ऑपरेशन लिखते समय रो का नाम लिखती हूँ। यानी कि मैंने 4 में कोई चेंजेस नहीं किए। 4 कौन सी रो में? R2 में है, तो मैंने R2 एज इट इज लिखा और 1 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया। 1 R1 में है तो इक्वेशन क्या बनी? 4R1 बन गई। और दोनों को माइनस करना है तो फाइनल जो इक्वेशन बनी वो बनी R2 इज इक्वल टू R2 - 4R1। सबसे पहला काम होता है इक्वेशन फाइंड आउट करना। इक्वेशन फाइंड आउट करने के बाद अब रफ में लिखना शुरू करो। क्या है राइट? इक्वेशन क्या है? R2 - 4R1, यानी कि R2 के एलिमेंट रफ में लिख लो 4 5 6। अंडरस्टैंड? फिर दूसरी लाइन में 4R1, यानी कि R1 के जो एलिमेंट है उसे 4 से मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि एलिमेंट हो गए 4 8 12। ठीक है। पहले आपने लिखे थे 4 5 6, उसके नीचे आपने लिख लिया 4 8 12। अब एक एक नंबर को माइनस कर दो तो 4 में से 4 गया 0, 5 में से 8 गया -3 और 6 में से 12 गया
-6। समझ आया? जी मैम। वेरी गुड। अब सेम ऐसे ही थर्ड रो का मुझे बताएं। थर्ड रो में पहला एलिमेंट अब मुझे 0 बनाना है। वहां पे क्या लिखा है? 7। ठीक है, मुझे 7 को 0 बनाने के लिए यूज किसे करना है? फर्स्ट ही एलिमेंट को करना है। फर्स्ट एलिमेंट क्या है फर्स्ट रो का? 1 है। अब 1 जैसे मैंने 4 और 1 को 0 बनाना सिखाया, ऐसे ही अब 7 और 1 को यूज करके 0 कैसे बनाऊंगी? इक्वेशन क्या बनेगी? अब 7 लिखा है मेरा R3 में, तो मैंने इक्वेशन बनाई, पहले लिखा R3 इज इक्वल टू, फिर से R3 आता है। यस, फिर क्या कर रही हूं मैं? 1 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगी एंड देन माइनस कर दूंगी। तो R3 माइनस 1 कौन सी रो को बिलोंग कर रहा है? R1 को। तो R1 की मल्टीप्लाई 7 से कर दी, तो इक्वेशन बन गई R3 इज इक्वल टू R3 माइनस 7R1। यानी कि आपने दोनों को माइनस करना है, फिर जो आंसर आएगा वो किस में लिखना है? R3 में लिखना है। इसलिए लेफ्ट हैंड साइड में R3 इज इक्वल टू लिखते हैं। तो जिस इक्वेशन में चेंज करना है सिर्फ वही एलिमेंट चेंज होते हैं, बाकी सब एज इट इज रहते हैं। तो अब फर्स्ट रो एज इट इज लिखी हुई है प्रीवियस मैट्रिक्स से, सेकंड रो भी एज इट इज लिखी हुई है। अब थर्ड रो की बात करें। ठीक है, हर स्टेप करने से पहले आपको उससे ऊपर वाली मैट्रिक्स में चेंज करना होता है। क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन से दूसरी मैट्रिक्स बन गई, अब दूसरी से तीसरी बने। अब आप जैसे मैंने अभी रफ में लिखना सिखाया, पहले आप कौन से एलिमेंट लिखोगे? R3 के। R3 में क्या है? 7 8 9। रफ में लिख लिए 7 8 9 लिख लिए। अब आपको R1 को 7 से मल्टीप्लाई करना है और उसी के नीचे लिखना है। तो एलिमेंट क्या हो गए? 7 14 और 21। अंडरस्टैंड? अब दोनों एलिमेंट को माइनस कर दो, यानी कि 7 माइनस 7 0। तो देखिए थर्ड रो में नया 0 आ गया। 8 माइनस 14 माइनस 6 आ गया। 9 माइनस 21 माइनस 12। तो थर्ड रो भी आपकी चेंज हो गई। समझ आया? यस मैम। करेक्ट। तो यानी कि आपने देखा कि R2 के फर्स्ट एलिमेंट को 0 बनाना है तो कैसे बनाएंगे, R3 के फर्स्ट एलिमेंट को 0 बनाना है तो कैसे बनाएंगे। अब मुझे कौन सा एलिमेंट 0 बनाना है? मैंने शुरू में ही क्वेश्चन में पूछा था। अब मुझे 8 वाली पोजीशन पे 0 बनाना है। यस, अब मेरी जो तीसरी मैट्रिक्स आ चुकी है उसमें अब 8 वाली पोजीशन पे क्या एलिमेंट आ गया है? -6 आ गया है। मैंने बोला था ना, आपको सिर्फ पोजीशन देखनी है, बाकी एलिमेंट अपने आप चेंज होते रहेंगे। अब 8 वाली पोजीशन पे क्या आ चुका है? -6। दैट मीन्स अब आपको -6 को 0 बनाना है। अब -6 को 0 बनाने के लिए कौन सी रो यूज करेंगे? जस्ट ऊपर वाला नंबर देखेंगे, जस्ट उससे ऊपर वाला नंबर देखेंगे, यानी कि -6 के ऊपर क्या लिखा है? -3 लिखा है। अब -6 और -3 में मैं ऐसा क्या करूं जो ये 0 बन जाएंगे? -2 से मैं मल्टीप्लाई करेंगे 3 को तो करेक्ट, -3 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो -6 ही हो जाएगा और फिर दोनों को माइनस कर दूंगी, यानी कि -6 + 6, यानी कि आंसर इज 0। तो इक्वेशन क्या बनेगी? कौन सी रो में चेंज करना है? R3 में। तो R3 आ गया इज इक्वल टू R3 आ गया। फिर से माइनस माइनस क्या कर रही हूँ? मैंने 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो यानी कि 2R2 हो गया। अंडरस्टैंड? अब अगेन पहले रफ में लिखे, पहले R3 के एलिमेंट रफ में लिखे 0 -6 -12। अब उसके नीचे R2 को 2 से मल्टीप्लाई करके लिखे 0 -6 -12। यस, दोनों ही एलिमेंट बिल्कुल सेम आ गए। अब दोनों को माइनस करोगे तो क्या आएगा? 0 0 0 0 आ गया। अब आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि आपने तो 6 वाली पोजीशन पे 0 बनाया था, लेकिन ये तीसरा 0 अपने आप आ गया, लेकिन जो मुझे आंसर चाहिए उसमें ये तीसरा 0 ऑलरेडी आना ही था। अब आपकी जो मैट्रिक्स आई उसको चेक कर लो कि बी मैट्रिक्स वो आई या नहीं, वही आई है, यानी कि आपका आंसर करेक्ट है।
तो क्लियर हो गया कि हमें ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कैसे चेंज करना है। हेलो, Yes, ma'am. ओके। अब शो दैट ए मैट्रिक्स इज रो इक्विवेलेंट टू I3। अब हमें किस में चेंज करना है? I3 में, जो दूसरी कैटेगरी थी। यदि याद हो कि हमें 2 स्टेप्स करने हैं रो ऑपरेशन में। पहला कि हमें उसे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में चेंज करना है, दूसरा कि हमें इसे यूनिट मैट्रिक्स में चेंज करना है। यूनिट मतलब आइडेंटिटी, आइडेंटिटी को I से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब ये थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड आ गया। उसमें मुझे 3 ही जीरो बनाने थे, अब मुझे यहाँ पे 6 जीरो बनाने हैं, क्योंकि I3 में डायगोनल के ऊपर भी जीरो होते हैं और नीचे भी जीरो होते हैं। अंडरस्टैंड? तो सबसे पहला स्टेप देखें। यस, ए मैट्रिक्स हमें ये दी हुई है और तीसरी कंडीशन क्या है कि आपके डायगोनल में सारे 1 होने चाहिए, ये भी आएगी, तभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। तो आपकी जो मैंने प्रॉपर्टीज बताई थी, इसका हाँ हेलो है, आपने कहाँ मिलाया है? किसका मैसेज आ रहा है? रॉन्ग नंबर। हमने नहीं दी, नहीं हमने कुछ नहीं भरवाया है, नहीं हमें नहीं पता, ब्लॉक कर दो। वो कह रहा है कि आपने मेरा नंबर दे दिया है इंडियन टंकी भरवाने में, इंडियन टंकी भरवाने में आप उसे मेरा नंबर कैसे पता चला? नहीं यस, हाँ जी। तो हाँ, एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? फर्स्ट एलिमेंट को 1 बनाना है। यस, तो 1 बनाने के लिए मैंने देखा कि उसके नीचे 1 तो नहीं है। यदि उसके नीचे 1 है तो मैं फिर रो इंटरचेंज कर देती हूँ, वो ज्यादा इजी है रो ऑपरेशन यूज करने से अच्छा। क्योंकि हमारा, यदि आपको याद हो कि 3 ऑपरेशन होते हैं, स्केलिंग, इंटरचेंजिंग एंड रिप्लेसमेंट। लास्ट क्वेश्चन में हमने रिप्लेसमेंट यूज किया था, ठीक है। अब हम दूसरा इंटरचेंज भी यूज करके दिखा रहे हैं, देखिए। तो अब इंटरचेंज के साइन को कैसे लिखते हैं? मैंने क्या किया, दूसरी रो में पहला एलिमेंट 1 ऑलरेडी लिखा हुआ है, अब मैं इस 1 को ऊपर लेके आना चाह रही हूँ। तो ऐसा नहीं होता है कि एक एलिमेंट सिर्फ इंटरचेंज होता है। रो ऑपरेशन में क्या होता है, पूरी की पूरी रो इंटरचेंज होती है। तो मैंने साइड में लिख दिया R1 डबल एरो R2, मतलब R1 की जगह R2 आ गई और R2 की जगह R1 आ गई। तो R1 में था एलिमेंट 3 4 -5, वो पहुंच गए R2 की पोजीशन पे, और जो R2 में थे 1 1 0 वो आ गए फर्स्ट लाइन में। दिस स्टेप इज क्लियर? रो का इंटरचेंज समझ आया बच्चा? यस मैम। करेक्ट। अब मुझे क्या करना है? पहला स्टेप, मुझे फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट है 1 3 1, क्योंकि मुझे डायगोनल के ऊपर भी 0 बनाने हैं और नीचे भी 0 बनाने हैं, ठीक है। तो यानी कि मुझे फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट एलिमेंट को छोड़ के 0 बनाने हैं, बाकी दोनों। सेकंड कॉलम में सेकंड एलिमेंट को छोड़ के 0 बनाने हैं, और थर्ड कॉलम में थर्ड एलिमेंट को। यानी कि जो एलिमेंट मैंने 1 4 5 लिखे हैं डायगोनल में, इनको छोड़ के मुझे बाकी सारे 0 बनाने हैं।
तो इसमें जो जीरो बनाने का तरीका है वो क्या है कि पहले फर्स्ट कॉलम में जीरो बनाओ, फिर सेकंड कॉलम में जीरो बनाओ, फिर थर्ड कॉलम में। तो फर्स्ट कॉलम में अभी 2 जीरो बनाने मैंने सिखाए थे, देख सकते हैं। जैसे पिछले क्वेश्चन में फर्स्ट कॉलम था 1 4 7, तो 4 और 7 को मैंने जीरो बनाना सिखाया था। सेम उसी मेथड से इसमें भी जीरो बनाएंगे। देखिए 4 वाली पोजीशन पे यहाँ क्या लिखा है, सेकंड मैट्रिक्स में इंटरचेंज करने के बाद 3 लिखा है 3, और आपका थर्ड पोजीशन पे 7 की जगह यहाँ पे 1 लिखा है। लास्ट क्वेश्चन में मैंने एक एक स्टेप करके दिखाया था, अब यहाँ पे एक ही स्टेप में मैं 2 स्टेप कर रही हूँ, ठीक है। तो पहले मुझे 3 को जीरो बनाना है यूजिंग ऊपर वाला 1। तो रो ऑपरेशन क्या हुआ, जैसे मैंने वहां बताया था, यहाँ हो गया बाय ब्रैकेट में लिखा है R2 माइनस 3R1, क्योंकि 3 माइनस 3 होगा तभी जीरो होगा, ठीक है। पहला ऑपरेशन ये हो गया। एंड अब R3 वाली पोजीशन में वहां पे 1 लिखा है और ऊपर तो है ही 1, तो यहाँ मुझे कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट माइनस कर सकती हूँ। तो इक्वेशन क्या हो गई, R3 इज इक्वल टू R3 माइनस R1 हो गई। अब मैंने जैसे रफ में लिखना सिखाया था वैसे ही मैंने लिखा रफ में, दोनों रो को माइनस किया तो मेरे ये 2 जीरो बन के आ गए और आंसर आ गया 1 1 0 0 1 माइनस 5 0 0 5। तो अभी आपका काम होगा ये क्वेश्चन खुद एक बार प्रैक्टिस करना, मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। अब इसके बाद मेरा 4 और 7 वाली पोजीशन जो लास्ट क्वेश्चन में थी वो जीरो आ गई। अब इसके बाद मुझे क्या करना होगा, सेकंड कॉलम में जीरो बनाने हैं। सेकंड कॉलम में मुझे किसे जीरो बनाना है, पहले मुझे बताए सेकंड कॉलम में एलिमेंट क्या आए हैं आंसर में अभी थर्ड मैट्रिक्स में। वो एक सेकंड, हाँ थर्ड मैट्रिक्स में मुझे बताए सेकंड कॉलम में क्या एलिमेंट है इस समय। बोलो बेटा। 110। सॉल्यूशन में जो थर्ड मैट्रिक्स आई है मेरी, उसमें सेकंड कॉलम में क्या एलिमेंट है, 110। 110। तो मुझे कौन कौन से एलिमेंट को जीरो बनाना है, सेकंड एलिमेंट को छोड़कर पहला और तीसरा जीरो बनाना है। तो मेरा लक अच्छा है कि थर्ड एलिमेंट तो ऑलरेडी जीरो है, तो मेरा एक स्टेप कम हो गया। अब मुझे सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट को जीरो बनाना है, तो इसीलिए देख सकते हैं कि ब्रैकेट में सिर्फ एक ही रो ऑपरेशन लिखा है, क्योंकि अब मुझे एक ही जीरो बनाना है। अब मुझे 1 को जीरो बनाना है, तो जब मैं सेकंड कॉलम को जीरो बनाती हूँ तो कौन सी रो यूज करती हूँ, R2 को यूज करती हूँ। यानी कि इसके नीचे एलिमेंट क्या लिखा है 1, तो 1 माइनस 1 करूंगी सीधे जीरो आ जाएगा। तो रो ऑपरेशन क्या हो गया, R1 इम्प्लाइज R1 माइनस R2। रफ में करके देखा आपने, दोनों एलिमेंट रो लिखी और दोनों को माइनस किया, तो आपका सेकंड कॉलम भी चेंज होके आ गया 0 1 0। चौथी मैट्रिक्स आ गई। अब आपको थर्ड कॉलम में जीरो बनाने हैं, तो थर्ड कॉलम में जीरो बनाने से पहले आपको थर्ड एलिमेंट को पहले 1 बनाना पड़ेगा। पहले मुझे बताएं कि थर्ड कॉलम में क्या एलिमेंट लिखे हुए हैं, 5 minus 5 5। 5 माइनस 5 5। अब आपको तीसरा एलिमेंट छोड़ के, यानी कि पहले और दूसरे को जीरो बनाना है, और तीसरा एलिमेंट क्या होना चाहिए 1, तभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगी। अब यहाँ पे है 5, ठीक है। अब इस 5 को सिंपल 1 बनाना है बस मुझे, तो मैं क्या करूंगी, इस वाली रो को 5 से डिवाइड कर दूंगी। ये कौन सा ऑपरेशन हो गया आपका, स्केलिंग हो गई, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रो बाय नॉन जीरो कांस्टेंट। तो चाहे आप मल्टीप्लिकेशन करें चाहे डिवाइड करें, बोथ आर सेम। यदि मैं 5 से डिवाइड कर रही हूँ तो मैं मल्टीप्लिकेशन के टर्म में ये भी बोल सकती हूँ कि मैं 1/5 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। यस, यानी कि मैं आपने क्या किया, R3 में 1/5 कर दिया, तो ऑटोमेटिकली वहां पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 0 0 1 आ जाएगा। अब 1 आने के बाद अब आप 5 और -5 को जीरो कैसे बनाएंगे, अगेन रो ऑपरेशन यूज करेंगे, ठीक है। तो रो ऑपरेशन क्या बनेगा, वहां पे है 5, नीचे है 1, तो 5 में से 1 तो जाएगा तो जीरो नहीं आ सकता, यानी कि 1 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि रो ऑपरेशन बना R1 इज इक्वल टू R1 माइनस 5 R3 सॉरी, और -5 को जीरो बनाना है
तो दोनों को ऐड कर दोगे तो भी 0 बन जाएगा 1 को 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो R2 इज इक्वल टू R2 प्लस 5R3। थोड़ा सा चेंज कर लें, यहाँ गलती है। सॉल्यूशन के बाद 1 2 3 4 5, जो पांचवी मैट्रिक्स है उसमें थर्ड कॉलम में जो तीसरा 5 लिखा है उसकी जगह मेरा 1 होगा, क्योंकि मैं R3 को 5 से डिवाइड कर चुकी हूँ। ठीक है, तो तीसरे 5 की जगह वहां पे 1 चेंज कर लेना। तो अब आपने देखा रो ऑपरेशन लगाने के बाद रफ में लिखा, माइनस किए, तो आपकी जो मैट्रिक्स आई वो ऑलरेडी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आ गई, एंड दिस इज कॉल्ड द I3। क्योंकि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 ऑर्डर की है, तो पहले तो हम इसे I से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके ऑर्डर को यदि हम सफिक्स में लिख देते हैं कि उसमें कितनी रो और कितने कॉलम हैं। तो दिस इज कॉल्ड द रो इक्विवेलेंट टू I3। तो इन दोनों ही क्वेश्चन में आपके रो ऑपरेशन ही यूज हो रहे हैं। अब इसके बाद रैंक एलिमेंट्री है, फिर नॉर्मल फॉर्म है, फिर इनवर्स है। हाँ, छोटे छोटे टॉपिक है। 10 मिनट का ब्रेक दे रही हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन को अपने आप एक बार करके देखें, क्योंकि इस क्वेश्चन में तो सारे स्टेप्स प्रॉपर शो थे। यहाँ क्योंकि डायरेक्ट किया हुआ है, एक ही स्टेप में दो स्टेप किए हुए हैं, करना वैसे ही है। 10 मिनट में इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके देखें कि आपका आ रहा है या नहीं। ठीक है, करिए। स्क्रीन ऑलरेडी शेयर्ड है।
यस, किसी को कोई डाउट है? हाँ रुखसार, कुछ पूछना है? नहीं। अच्छा ठीक है, कंटिन्यू करें फिर। Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। मैम हाँ बोलिए। मैम लास्ट वाला स्टेप समझ में नहीं आया था। R1 इज टू R1 माइनस 5R3। अच्छा ठीक है, हाँ तो मैंने बताया था एक्चुअली यहाँ पे थोड़ी सी ना मिस्टेक है। जो आपकी लास्ट वाली मैट्रिक्स है उससे ऊपर जो मैट्रिक्स है उसमें थर्ड रो में 0 0 1 होगा। जी जी, हाँ ठीक है, जी मैम। हाँ हाँ क्योंकि जी मैंने 5 से डिवाइड कर दिया है ना, तो यहाँ पे जी, मिसप्रिंट हो गया है। 5 की जगह 5 ही प्रिंट हो गया, यहाँ 5 की जगह 1 कर लो फिर आ जाएगा। आ गया? हाँ जी मैम। ओके फाइन, बताया था मैंने एक्सप्लेन करते समय। यस, नेक्स्ट टॉपिक इज रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स का क्या मतलब है कि हमें एक मैट्रिक्स दी हुई है ऑलरेडी, उसके मुझे सब डिटर्मिनेंट निकालने हैं। यानी कि सब मैट्रिक्स, सब का मतलब क्या होता है, जस्ट लाइक 3 ऑर्डर का आपका मैट्रिक्स है, उसमें से आप 2 ऑर्डर के फाइंड आउट करें और उसे फिर डिटरमिनेंट को आप सॉल्व करें, क्योंकि 2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट सॉल्व करने वैसे भी बहुत इजी होते हैं। तो यदि उनका उसका आंसर किसी भी 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट का आंसर नॉन जीरो आता है तो मतलब उसकी रैंक जो है 2 हो जाती है। ठीक है, यदि आपका 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स गिवन है, उसमें से जितने भी पॉसिबल 2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट हो सकते हैं, उसके आप कोई भी एक डिटरमिनेंट का आंसर नॉन जीरो आ जाता है तो मीन्स उसकी रैंक 2 होती है। अब यदि 2 ऑर्डर के सारे डिटरमिनेंट के आंसर जीरो आ गए तो मतलब उसकी रैंक फिर 1 हो जाती है, मतलब उससे एक कम हो जाती है, क्योंकि आंसर नॉन जीरो जब आता है तभी उसकी रैंक 2 होगी। अब देखिए मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या थी, लेट ए बी अ m क्रॉस n मैट्रिक्स, यानी कि कितनी भी रोज हो सकती है, कितने भी कॉलम हो सकते हैं। द ऑर्डर ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर सब मैट्रिक्स, यानी कि यदि मैट्रिक्स आपका 3 ऑर्डर का है तो सब मैट्रिक्स का ऑर्डर एक्चुअल एक तो 3 ऑर्डर का ही होगा और उससे छोटे 2 ऑर्डर के हो सकते हैं। Whose determinant has a non-zero value is called the rank of the matrix A. The rank of the zero matrix is defined to be zero. यदि कोई मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स दी हुई है तो उसकी रैंक हम डायरेक्ट जीरो लिख सकते हैं। देखें, ए मैट्रिक्स गिवन था, मैंने ए पहले तो ए का ही डिटरमिनेंट निकाला। ए का डिटरमिनेंट जो कल सिखाया था फर्स्ट रो से सॉल्व करना, यदि आप उसका निकालेंगे तो इससे इसका आंसर जीरो आएगा। यहाँ सॉल्व करके नहीं दिखाया है, वो आपको खुद करना है क्योंकि डिटरमिनेंट सॉल्व करना आपको आता है। आंसर निकाला, जीरो आया, इसका मतलब उसकी रैंक 3 नहीं है। अब हम क्या करेंगे, 2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट सर्च करेंगे। तो 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट मैंने सबसे पहले 4 एलिमेंट लेके देख लिया। मैंने एलिमेंट लिया 1 2 0 1 इज अ स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ अ ए सच दैट, अब इसे मैंने सॉल्व किया, इसका आंसर 1 आया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे, तो मैं दैट मींस आंसर नॉन जीरो आ गया। जैसे ही नॉन जीरो मिला मेरा आंसर आ गया, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2। समझ आया? Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मुझे रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालनी है बाय मैम, यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। एक बार दोबारा बता दीजिए, पेन वाले दोबारा बता दीजिए। बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। अब जो मुझे मैट्रिक्स दी है वो 4 ऑर्डर की दी हुई है। यस, अब 4 ऑर्डर का डिटरमिनेंट तो आपको सॉल्व करना आता नहीं है ना, क्योंकि जितने की रैंक निकालनी है तो सबसे पहले यदि लास्ट क्वेश्चन था 3 ऑर्डर का तो पहले मैंने 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट निकाला, तो अभी 4 है तो पहले तो 4 ऑर्डर का डिटरमिनेंट सॉल्व करना पड़ेगा। यस, यदि 4 पे आंसर 0 आ गया तो फिर 3 ऑर्डर का ढूंढना पड़ेगा, तो हमें इस क्वेश्चन को हम उस तरीके से नहीं कर सकते। तो इसके लिए अब दूसरा तरीका आता है एलिमेंट्री ऑपरेशंस का। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन के लिए इसका जो लॉजिक है वो यही है कि जो मैट्रिक्स दी हुई है उसे ट्रायंगुलर फॉर्म में चेंज करो। यस, तो ट्रायंगुलर फॉर्म क्या बताई थी, डायगोनल के नीचे 0 बनाना। अब ये 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो डायगोनल, पहले तो मुझे डायगोनल बताएं, इसे डायगोनल में एलिमेंट क्या क्या है इसके। एक सेकेंड, यस,
बताएं ए मैट्रिक्स जो दी है 2 उसमें 7 डायगोनल 5 में एलिमेंट 15 कौन कौन से हैं? 2 7 minus 5 15. करेक्ट, यानी कि फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट, फोर्थ रो का फोर्थ एलिमेंट। अब इसके नीचे जो जीरो बनाने हैं तो कितने एलिमेंट हैं और कौन कौन से हैं? 4 6 9 minus 9 0 और 6. यस, यानी कि अभी तक 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट था तो मुझे 3 जीरो बनाने थे, अब ये 4 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है तो मुझे इसमें 6 जीरो बनाने हैं। यस, और जीरो बनाने का तरीका क्या बताया था? पहले हम कौन से जीरो बनाते हैं? पहले कॉलम का पहला एलिमेंट छोड़ के नीचे के तीनों जीरो बनाते हैं, यानी कि 2 को छोड़ के कौन कौन सी पोजीशन पे जीरो बनाना है? 4 वाली पोजीशन पे, 6 वाली पोजीशन पे, और तीसरा जीरो ऑलरेडी है तो मेरा टाइम सेव हो गया। अब मुझे इसमें 2 ही ऑपरेशन लगाने हैं। ठीक है, पहला स्टेप करते हैं। अब मुझे 4 को जीरो बनाना है इसके ऊपर एल वाले एलिमेंट 2 को यूज करके, जैसे पहले सिखाया था। तो रो ऑपरेशन क्या हो गया, क्योंकि 2 है और 4 लाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो रो ऑपरेशन आएगा R2 में R2 माइनस 2R1। यस, रफ में एलिमेंट लिखोगे, माइनस करोगे, आपके एलिमेंट आ जाएंगे नए वाले। अब 6 को जीरो बनाना है तो 6 है और ऊपर जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या है? 2 है, यानी कि 6 और 2 से जीरो बनाना है तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो जीरो बन जाएगा, यानी कि R3 में ऑपरेशन लगाया R3 माइनस 3R1 तो ये भी जीरो आ गया 6 वाला। यानी कि मैंने 4 और 6 वाली पोजीशन पे बाय यूजिंग दीज 2 रो ऑपरेशन मैंने 2 जीरो बना दिया, तीसरा जीरो ऑलरेडी है, यानी कि मेरे 3 जीरो बन गए, एक स्टेप कंप्लीट हो गया। अब मुझे कौन से जीरो बनाने हैं? 9 और माइनस 9 वाली पोजीशन पे जीरो बनाने, यानी कि सेकंड कॉलम में सेकंड एलिमेंट के नीचे जीरो बनाने हैं, यानी कि वहां पे नई पोजीशन पे एलिमेंट क्या आ चुके हैं? -6 और -9 आ चुके हैं। -6 और -9 को जीरो बनाने के लिए कौन सा एलिमेंट यूज करना पड़ेगा? -6 के जो ऊपर है, यानी कि -3। अब -6 और -3 से जीरो कैसे बनेगा? 2 से मल्टीप्लाई कर दो 3 को, बन जाएगा जीरो माइनस करने पे, और -9 को जीरो बनाने के लिए 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो रो ऑपरेशन क्या हो गए? R3 में R3 माइनस 2R2 क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई किया था, और R4 में R4 माइनस 3R2 क्योंकि 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया था। अगेन रफ में लिख के माइनस किया तो मेरी R3 और R4 में नए एलिमेंट आ गए। अब मैंने देखा ये तो एक्स्ट्रा जीरो आ गए बहुत सारे। अब मेरा काम क्या है? थर्ड कॉलम में थर्ड एलिमेंट के नीचे जो पोजीशन है वो देखना कि वहां पे अब क्या है, क्योंकि मुझे उसे भी जीरो बनाना है। तो मैंने देखा कि थर्ड कॉलम में थर्ड एलिमेंट के नीचे तो ऑलरेडी जीरो आ चुका है, तो मेरा एक स्टेप कम हो गया कम। तो मेरे को जो 6 जीरो बनाने थे उसकी जगह मुझे कितने सारे जीरो दिखाई दे रहे हैं? 3 2 5 2 7 और एक 8 जीरो दिखाई दे रहे हैं। एक्स्ट्रा जीरो आ जाए तो ये आपके लिए बेनिफिट की बात है, लेकिन जो आपको 6 जीरो बनाने थे उन पोजीशन पे जीरो होने ही चाहिए। तो यानी कि एक बार हमने रफली देखा कि डायगोनल के नीचे जीरो है तभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। यस है। तो अब मींस रैंक क्या हुई? अब इसकी अपर ट्रायंगुलर तो बना दिया इसे, अब रैंक क्या हुई? मैंने देखा कि यदि आपकी जो नई मैट्रिक्स आंसर की आई है उसमें मैंने देखा फोर्थ रो में तो सारे जीरो आ गए। सारे जब जीरो आ गए तो कल एक डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी बताई थी। क्या बताई थी? कि यदि किसी रो या किसी कॉलम में सारे एलिमेंट जीरो होते हैं तो उसका आंसर डायरेक्ट जीरो लिख सकते हो। तो वही इन्होंने लिखा है क्लियरली, रैंक ऑफ बी कैन नॉट बी 4। नहीं तो मैं तो कह देती 4 हो गई इसकी रैंक, लेकिन क्योंकि इसका आंसर जीरो है तो इसलिए इसकी रैंक 4 नहीं हो सकती। तो इसकी रैंक कितनी होगी फिर? 3 होगी। अब 3 रैंक होने के लिए मुझे 3 ऑर्डर का कोई सब मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा, है ना? जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में 2 ऑर्डर के निकाले थे, तो सब मैट्रिक्स 3 ऑर्डर का मैंने कौन सा निकाला? इसमें से ये शुरू का ले लिया मैट्रिक्स 2 5 -3 0 -3 2 0 0 0, लेकिन 0 0 लूंगी
तो फिर से 0 आंसर आ जाएगा। तो मैं ऐसा लेती हूँ जिससे 0 ना आए। तो कौन से एलिमेंट लिए इसने? 2 5 -4, यानी कि थर्ड कॉलम छोड़ दिया। कौन से एलिमेंट लिए? फर्स्ट रो के 3 एलिमेंट लिए 2 0 0, सेकंड कॉलम के 3 एलिमेंट लिए 5 -3 0, और थर्ड कॉलम के एलिमेंट लिए -4 5 4। यस, अब इसका आंसर नॉन जीरो आएगा। आप सॉल्व करके देख सकते हैं। तो नॉन जीरो आ गया, यानी कि इस रैंक की मैट्रिक्स 3 होगी। यानी कि 4 ऑर्डर के मैट्रिक्स में दोनों ही मेथड अप्लाई करने पड़ते हैं। पहले एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का, देन उसके बाद सब मैट्रिक्स में। समझ आया? यस, अब 2 ही क्वेश्चन बचे हैं। नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स, तो चाहे तो इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। रैंक एंड एलिमेंट्री ऑपरेशन वाला, रिड्यूस द मैट्रिक्स, पहले ट्रायंगुलर फॉर्म में चेंज करो और फिर उसको सॉल्व करके देखो कि वो नॉन जीरो आ रहा है या नहीं। ठीक है, इसको प्रैक्टिस करें। 10 मिनट बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगी।
यस हेलो यस, किसी का कोई डाउट है? मैम सेकंड स्लाइड जो है इस क्वेश्चन की, हाँ देखो, Yes. चलिए नेक्स्ट कंटिन्यू करो। मैम जो लास्ट वाली स्लाइड में b इज इक्वल टू 3 दिखा रहा है। जोर से बोलो बेटा। मैम सेकंड लास्ट जो स्टेटमेंट है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स b इज 3, ये 3 कैसे हमने इसको ये 3 कैसे है? ओके, यस क्योंकि जो फोर्थ ऑर्डर का मैट्रिक्स था उसका आंसर 0 है। हमारी रैंक उस वो ऑर्डर होती है जिसका आंसर नॉन जीरो आता है। तो फोर्थ ऑर्डर का जो मैट्रिक्स आया हमारा ट्रायंगुलर चेंज करने के बाद, उसका आंसर हमने देखा 0 है, तो इसलिए 4 रैंक नहीं हो सकती। अब हमने 3 ऑर्डर का सब मैट्रिक्स निकाला, उसका डिटरमिनेंट निकाला, उसका आंसर नॉन जीरो आ गया। तो जैसे ही किसी भी ऑर्डर के मैट्रिक्स का आंसर नॉन जीरो आता है तो उसका जो ऑर्डर होता है वही रैंक हो जाती है। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स बी इज 3। यदि इसका आंसर भी 0 आ जाता तो फिर हमें 2 ऑर्डर का ढूंढना पड़ता। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। अब यदि आपको ये वाला टॉपिक समझ में आया कि हम किसी भी मैट्रिक्स को I3 या मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज कर सकते हैं, तो वही क्वेश्चन नॉर्मल फॉर्म से रिलेट करेगा। एंड m क्रॉस n यानी कि कितने भी ऑर्डर की मैट्रिक्स है ऑफ रैंक r इज सेड टू बी नॉर्मल इफ इट इज अ टाइप ऑफ, फॉर एग्जांपल जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 ऑर्डर की है तो क्या होता है 1 0 0 1, यानी कि और कितने भी ऑर्डर की मैट्रिक्स दी हुई है उसमें या तो 2 ऑर्डर का 4 एलिमेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स को शो करें या फिर 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बने वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को शो करें। तो जस्ट लाइक जो पहला एग्जांपल दिया था उसमें जो शुरू के 4 एलिमेंट है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को शो कर रहे हैं, तो उसके नीचे भी 0 है और उसके राइट साइड में भी 2 कॉलम 0 है। तो हम उसको नॉर्मल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं कि मतलब जो 1 0 0 1 है उसे मैंने I2 लिख दिया और उसकी राइट हैंड साइड में 2 0 लिख दिया और नीचे भी 0 लिख दिया। तो दिस इज कॉल्ड द नॉर्मल फॉर्म। अब देखें एक ही नया सिमिलरली के बाद मैट्रिक्स है, इसमें देखा हमने 3 रो है 4 कॉलम है, पर 3 कॉलम तक यदि हम मैट्रिक्स को देखें तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो यानी कि मैं उसे I3 लिख सकती हूँ। अब उसके सिर्फ राइट हैंड साइड में 0 है
तो उसे मैं 1 0 लिख दूंगी, क्योंकि उसके नीचे 0 नहीं है। यदि नीचे भी 0 होते हैं तो रो भी ऐड होती है, कॉलम भी ऐड होता है, और यदि उसकी एक ही साइड 0 होते हैं तो सिर्फ हम 1 0 लगाते हैं। तो ये कहलाती है नॉर्मल फॉर्म। तो अब हमें एक क्वेश्चन दिया होगा जस्ट लाइक दिस, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स आफ्टर रिड्यूसिंग इट टू नॉर्मल फॉर्म। मतलब पहले इसे नॉर्मल फॉर्म में चेंज करें, देन उसके बाद इसकी रैंक बताएं। अब नॉर्मल फॉर्म चेंज करने के लिए मुझे फिर से इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ही चेंज करना पड़ेगा। मेरा मेन मोटिव तो वही है कि मैं इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करूं। थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ, एक सेकेंड। यस, अब मुझे ए मैट्रिक्स थी 1 2 3 2 4 7 3 6 10। अब ये मैट्रिक्स में जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से निकल के आएगी वो या तो 2 ऑर्डर की निकल के आएगी या 3 ऑर्डर की। तो पहले जो हम कोशिश करते हैं वो 3 ऑर्डर की बनाने की कोशिश करते हैं। अब 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स आइडेंटिटी बनाने के लिए डायगोनल में तीनों एलिमेंट 1 1 होने चाहिए। यस, तो मैंने देखा पहला तो 1 ऑलरेडी है, तो मतलब अब मैं किसे 0 बनाऊंगी, इसके एलिमेंट के नीचे जो दोनों एलिमेंट है उन्हें 0 बनाऊंगी। तो मुझे 2 और 3 वाली पोजीशन पे 0 बनाने हैं। तो पहले मैंने 2 वाली पोजीशन पे 0 बनाया, रो ऑपरेशन लगाया मैंने, R2 माइनस 2R1, तो 2 वाली पोजीशन पे 0 आ गया। पहले भी मैंने बताया था एक्स्ट्रा 0 आ जाते हैं, उससे मुझे कुछ नहीं देखना, मुझे जो मेन 0 लाना है वो देखना होता है। अब मुझे 3 वाली पोजीशन पे 0 बनाना है, तो नेक्स्ट स्टेप में चाहे तो मैं ये एक ही स्टेप में भी कर सकती हूँ और चाहे मैं अलग अलग भी कर सकती हूँ। अब R3 में लिखा मैंने R3 माइनस 3R1, तो मेरा 3 वाली पोजीशन पे भी 0 आ गया। यस, अब मुझे क्या करना है, डायगोनल में मेरा पहले कॉलम में तो 2 0 बन गए। अब मुझे दूसरे कॉलम में किसे 0 बनाना है, सेकंड एलिमेंट को छोड़ के फर्स्ट और थर्ड को 0 बनाना है। लेकिन मैंने यहाँ देखा कि यहाँ तो ऑलरेडी सेकंड एलिमेंट 0 है और थर्ड 0 है, मुझे फर्स्ट एलिमेंट को मैं 0 बनाऊंगी कैसे, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सेकंड एलिमेंट पे तो 0 लिखा है। तो क्या होता है, जब हम नॉर्मल फॉर्म बनाते हैं तो हम रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन दोनों यूज कर सकते हैं, जबकि हम जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाते थे उसमें लिखा होता था ओनली रो इक्विवेलेंट। रो इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि आप सिर्फ रो ऑपरेशन ही यूज करेंगे, और नॉर्मल फॉर्म लाने के लिए आप रो ऑपरेशन पहले यूज करो, नहीं आपका कोई पॉसिबल तरीका हो पा रहा है तो आप कॉलम ऑपरेशन यूज कर लो। क्योंकि मुझे सेकंड कॉलम में जिस पोजीशन पे 2 लिखा है वहां पे 0 लाना ही लाना है आइडेंटिटी बनाने के लिए, क्योंकि डायगोनल के ऊपर और नीचे सारे 0 होते हैं। अब इस 2 को 0 बनाने के लिए मैं फर्स्ट कॉलम में जो देखूं 1 है उसे यूज कर सकती हूँ, क्योंकि नीचे तो उसके है ही नहीं। तो C2 में लिखा मैंने C2 माइनस C1, तो 2 वाली पोजीशन पे 0 बन जाएगा। यही प्रॉब्लम मेरी थर्ड कॉलम में आई। थर्ड कॉलम में मेरा थर्ड एलिमेंट ऑलरेडी 0 आ गया है। जब वो 0 आ गया तो मैं बाकी 0 बनाऊंगी कैसे, क्योंकि वहां तो कोई एलिमेंट होता 1 होता तभी मैं उसे यूज करके 0 बना सकती थी। तो इसीलिए थर्ड कॉलम में भी मुझे कॉलम ऑपरेशन ही यूज करने पड़ेंगे। तो यहाँ 3 है, C3 3 है और C1 में 1 है, तो मैं कॉलम ऑपरेशन क्या लगा सकती हूँ, C3 माइनस 3C1 ये लगाया मैंने। तो मैंने देखा 2 वाली पोजीशन पे भी 0 आ गया और 3 वाली पोजीशन पे भी 0 आ गया। अब मेरा लास्ट स्टेप क्या बचता है, अब मेरा लास्ट स्टेप बचता है कि थर्ड कॉलम में जो ये सेकंड 1 है ये भी तो 0 होना चाहिए। ठीक है, अब कोई ऑप्शन नहीं बचा मेरा, क्योंकि सेकंड कॉलम वाली 1 को 0 बनाने के लिए मेरे पास कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो मैंने क्या किया, ये सेकंड वाला जो 1 है उसे मैं इंटरचेंज कर दूं, C2 माइनस C1 कर दूं। ये गलत लिखा है यहाँ पे, सॉरी, ये C1 C2 नहीं है, ये C2 C3 है। C2 C3 देख रहे होंगे कि जो 3 0 है वो तो थर्ड कॉलम में पहुंच गए और जो 0 1 0 है वो सेकंड कॉलम में आ गया, यानी कि मैंने सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम को इंटरचेंज कर दिया। अब जैसे ही मैंने इंटरचेंज किया तो मेरे को दिखाई दे रहा है कि 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया।
बाकी उसके राइट साइड में भी 0 है, नीचे भी 0 है, तो मैं कौन सी वाली नॉर्मल फॉर्म लिख सकती हूँ? फिर ये वाली लिख सकती हूँ, I2 0 0 0, वही फॉर्म लिख दी। एज नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स A इज हैविंग आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, अब इसकी रैंक क्या होगी? रैंक के लिए जब मेरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 ऑर्डर की आई है तो रैंक मैं डायरेक्ट उसकी 2 लिख सकती हूँ। क्यों लिख सकती हूँ? क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जब हम सॉल्व करते हैं तो आंसर 1 आता है और 1 इज नॉन जीरो। ठीक है, तो कभी भी नॉर्मल फॉर्म की रैंक निकालनी है तो जितनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है जिस ऑर्डर की, वही उसकी रैंक हो जाती है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्वेश्चन नॉर्मल फॉर्म का, क्योंकि उसमें हमें कैसे भी करके I3 या I2 लेके ही आना होता है, चाहे आप रो ऑपरेशन यूज करो चाहे कॉलम ऑपरेशन यूज करो। अब इस क्वेश्चन को हर स्टूडेंट अलग अलग तरीके से कर सकता है, बट सबका आंसर सेम ही आएगा। लास्ट टॉपिक, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। अब इसमें भी लिखा है कि मुझे सिर्फ रो ऑपरेशन ही यूज करने। फाइंड द इनवर्स इफ एग्जिस्ट ऑफ द मैट्रिक्स। अब ए मैट्रिक्स दी है तो इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है, लेकिन जो मैंने इनवर्स पहले चैप्टर में सीखा था वो तो कौन से तरीके से सीखा था? एडजॉइंट ए वाले तरीके से, लेकिन यहाँ पे मुझे रो ऑपरेशन से निकालना है। ठीक है, तो यदि क्वेश्चन में मेथड का नाम नहीं लिख के आया है तो प्लीज इस वाले मेथड से मत करें, क्योंकि इसमें गलती होने के चांसेस रहते हैं। एडजॉइंट वाला मेथड करें, वो ज्यादा इजी है, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। वो तो मैंने हेडिंग लिखा हुआ है कि मैं इस क्वेश्चन को इसी से ही करके दिखाऊंगी। तो क्वेश्चन में यदि लिख के आया है फाइंड द इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, तभी इस मेथड से करना, अदरवाइज मत करना। अब इसको करने के लिए हमें क्या करना होता है? कंसीडर A इज इक्वल टू I3A। मतलब मैं सबसे पहले देखूंगी कि मेरा जो मैट्रिक्स है हाँ, बेल सही से नहीं बजी दीदी। रख दो बेटा। यस, तो A इज इक्वल टू I3A। तो I3 मतलब जितने ऑर्डर का मेरा क्वेश्चन दिया होता है उतने ही ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स देते हैं। तो A मैट्रिक्स की जगह A डाल दो, I3 की जगह I3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स डाल दो और A डाल दो। यस, अब इसमें मुझे करना क्या होता है? चल, अब मुझे इसमें करना क्या होता है? सबसे पहले यस, अब मुझे करना क्या होता है? जो लेफ्ट हैंड साइड में ए मैट्रिक्स लिखी है उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करना है, और मुझे जो रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन लगाने हैं वो दोनों मैट्रिक्स में लगाने हैं। पहली मैट्रिक्स को मुझे आइडेंटिटी में चेंज करना है, लेकिन मैं R1 में कितने एलिमेंट मानूंगी? 6 एलिमेंट है। जैसे फर्स्ट मैट्रिक्स में 1 2 3 है, सेकंड मैट्रिक्स में दूसरी लाइन में देखें 1 0 0 है, तो मतलब मैं पूरी लाइन को एक ही मानूंगी। और 0 सिर्फ किसको बनाऊंगी? मैं फर्स्ट मैट्रिक्स में। फर्स्ट मैट्रिक्स में देखें कि आपको जब आइडेंटिटी बनानी है तो डायगोनल के ऊपर भी 0 बनाने हैं और नीचे भी 0 बनाने हैं। तो पहला स्टेप आपने क्या किया है? R1 इंटरचेंज R2, R1 R2 को इंटरचेंज किया। उसके बाद अब 0 बनाने के लिए देखें फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट है 1 0 3, 0 ऑलरेडी है सेकंड एलिमेंट, तो सिर्फ 3 को 0 बनाना है। तो 3 को 0 बनाना है तो रो ऑपरेशन क्या लगेगा? R3 माइनस 3R1। तो अब आप देख रहे होंगे R3 में जो चेंज हो रहा है वो दोनों मैट्रिक्स में चेंज होगा। मतलब जो रफ में आप एलिमेंट लिखोगे, अब 3 नहीं लिखोगे, इधर वाले भी 3 लिखोगे, यानी कि 6 एलिमेंट लिखोगे। तो इससे होगा क्या कि जो लेफ्ट हैंड साइड में मैट्रिक्स है वो तो आइडेंटिटी बन जाएगी, क्योंकि उसमें उसके अकॉर्डिंग 0 बना रहे हो, और जो इक्वल टू के बाद मैट्रिक्स लिखी है वहां कुछ और आ जाएगा।
तो जो कुछ और आएगा दिस इज कॉल्ड द ए इनवर्स। तो आपने देखा फर्स्ट कॉलम में 2 जीरो बन गए। अब हम किसे बनाएंगे? सेकंड कॉलम में जीरो। सेकंड कॉलम में आप किसे किसे जीरो बनाओगे? सेकंड एलिमेंट देखो 1 ऑलरेडी लिखा हुआ है, यानी कि 2 और -5 को जीरो बनाओगे तो रो ऑपरेशन क्या लगेंगे? R1 - 2R2 और दूसरे में लगेगा R3 + 5R2। क्यों प्लस आया? क्योंकि वो -5 है। ये ऑपरेशन लगाया तो आपने देखा सेकंड कॉलम में 0 1 0 आ गया। यस। अब थर्ड कॉलम में जीरो बनाने हैं तो यानी कि थर्ड एलिमेंट में पहले तो 1 होना चाहिए, यानी कि थर्ड रो को 2 से डिवाइड कर दो। तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो पूरे के पूरे थर्ड रो के दोनों मैट्रिक्स के एलिमेंट को डिवाइड करेंगे। तो देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड में 5 - 3 1 की जगह हो गया 5/2 - 3/2 1/2। ठीक है। अब फर्स्ट मैट्रिक्स में थर्ड कॉलम में है -1 2 1। अब ऊपर वाले -1 और 2 को जीरो बनाना है, तभी आइडेंटिटी बनेगी। तो रो ऑपरेशन क्या हो जाएगा? R1 + R3 और R2 - 2R3 लगाओगे तो देखोगे कि लेफ्ट वाली तो आइडेंटिटी बन गई, लेकिन राइट वाली में अपने आप एलिमेंट सारे चेंज हो गए। तो दैट मीन्स जो ये चेंज मैट्रिक्स आई है दिस इज कॉल्ड द ए इनवर्स, यानी कि जो इक्वेशन A = I3A थी वो चेंज हो गई I3 = जो भी ये मैट्रिक्स आई इनटू A। तो जो मैट्रिक्स आई है दिस इज कॉल्ड द ए इनवर्स। यानी कि इस क्वेश्चन में बस आपको क्या याद रखना है कि जब भी आप लेफ्ट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स को आइडेंटिटी बना रहे हैं तो पूरे के पूरे 6 एलिमेंट चेंज होंगे। अंडरस्टैंड? अब चाहे तो ये आपकी बुक में एग्जाम्पल 13 है, आप इसको खोल के प्रैक्टिस कर सकते हैं और मैं जब तक अटेंडेंस ले रही हूँ, फिर कोई डाउट हो तो पूछ लेना। यस मैम। पहले मैं स्क्रीनशॉट ले लूं फिर अटेंडेंस ले लूं। जिसका एनरोलमेंट नंबर उसमें नहीं है लिस्ट में, सिर्फ वही टाइप करेगा। यस रोहित, सुजाता। यस मैम। रोहित प्रेजेंट। तो बेटा जब आपका नाम बोलूंगी तब बोलना ना, अभी क्यों बोल रहे हो? ज्योति कुमारी। यस मैम। यस। मनीष कुमार। यस मैम। आदित्य चौहान। यस मैम। चंदन कुमार। प्रेजेंट मैम। विवेक। प्रेजेंट मैम। एंथनी। यस मैम। सूरज बिस्ट। यस मैम। अनुज कुमार। यस मैम। ओके। हाँ बेटा सुजाता कल की क्लास में कहाँ चले गए थे? अटेंडेंस ली थी तो? मैम कल थी मैं क्लास में, बट मैं मतलब लास्ट अटेंडेंस के पहले मैं चली गई थी। क्यों चले गए थे? जब मैंने नहीं बोला था तो मेरे को याद था कि हेलो। मनीष कुमार आपने कल क्लास अटेंड क्यों नहीं करी थी अटेंडेंस के टाइम पे? ये थे मैम। किए थे तो बोले क्यों नहीं थे? कितने बजे तक क्लास अटेंड करी थी आपने? 4 बजे तक। तो फिर बोली क्यों नहीं थी? रीजन बताओ। शायद नहीं देखा मैं। आगे से आज तो लगा दे रही हूँ बट लगाऊंगी नहीं आगे से जो नहीं बोलेगा। ठीक है मैम। बस रचिता। हेलो मैम, रोहित इज प्रेजेंट। यस मैम। रचिता माइक बंद करिए, किसी का ऑन है। रचिता नहीं आई आज। कबीर। मैम आई थी, रचिता चली गई है, वो शायद अभी थोड़ी देर पहले ही लेफ्ट हुई है। ठीक है। कबीर।
प्रेजेंट मैम। नेक्स्ट रुखसार। रुखसार भी थी, कहाँ चली गई, अभी है या नहीं? प्रेजेंट मैम। ओके। विशाल। रुखसार आप भी कल क्लास में कहाँ चले गए? रुखसार। हाँ मैम थी कल। तो अटेंडेंस क्यों नहीं बोली थी? मैम बोल तो दिए थे। देखी नहीं थी? एक्सेल शीट में चेक भी किया करो ना कि लगी है या नहीं। अच्छा ठीक है। विशाल। नहीं है। कृष्ण। नहीं है। कीर्ति। प्रेजेंट मैम। ज्योति। आमना। प्रेजेंट मैम। मनीषा। यस मैम। गगन। यस मैम। रोहित कुमार चौधरी। इमरान। यस मैम। कल कहाँ थे? मैम ये मेरा नहीं है, मेरा दूसरा ये तुम्हारा उनका नहीं होगा, है? ये मेरा नहीं है। नहीं है। इमरान कोई और है फिर? यस मैम। ओके, तो तुम्हारा जब दोबारा आएगा तो बोलना, और नहीं हो तो अपना मुझे एनरोलमेंट नंबर बताना। साइमन। ओके। साइमन। रोहित चौहान। गीता। इमरान। यस मैम। मैम साइमन ने प्रेजेंट लगाई है मैसेज में। मैसेज किया वो अच्छा, प्रेजेंट है। ठीक है। पल्लवी मिश्रा। यस मैम। यस मैम प्रेजेंट। ओदित्य। निर्मल सिंह। अमित कुमार। यस मैम। देव कुमार। प्रेजेंट मैम। सुजाता कुमारी। लगा देना मैम, कल मेरे को अटेंडेंस का नहीं पता था, थोड़ा लेट ज्वाइन करा था। क्या नाम बताओ? देव कुमार। देव। मेरा भी कर दीजिएगा मैम, मैं भी कल था लेकिन अटेंडेंस नहीं हुआ था मेरा। अमित। यस मैम। ओके ठीक है। सुजाता कुमारी। सुजाता तो यस ऊपर मैम, भी मेरी आई। लग गई है। हाँ 245। सुजाता कुमारी आपका तो दोबारा आ गया फिर, है ना? ये डिलीट कर दो। अंशुल। यस मैम। ओके। संदीप। यस मैम। ओके, अब कौन नया बच्चा है बताएं, टाइप कर दे। मैम कल का भी था मैम। किसका कल था? संदीप। संदीप। हाँ मैम, ओके नेट का इशू हो गया था इसीलिए मैम लेफ्ट ठीक हो है, गया था। ठीक है, ओके ठीक है। मैम रोहित का रह गया है टॉप पे फर्स्ट कॉल। रोहित। ओके, अब किसी ने नया टाइप किया है क्या? जी मैम, ध्रुव गुप्ता। हाँ बताओ किसका है? नाम बोले ध्रुव। ओके। ध्रुव गुप्ता। अच्छा ठीक है, अभी देख इसका। ध्रुव।